इस वीडियो में हम बात करेंगे सैंपल पेपर 4 के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज यूज फॉर द राइटिंग एंड रीडिंग फ्रॉम ए बाइनरी फाइल। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ W लिखते हैं तो वो राइट मोड में है, लेकिन अगर आप W+ लिखते हैं तो इसका मतलब वो राइट मोड और रीड मोड दोनों में ओपन होगी। अगर वो बाइनरी करना है तो उसके साथ आप लिखते हो बाइनरी। ठीक है, तो यहां पर लिखा है WB+, ये आपके पास रॉन्ग है। आप अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे W+B। ठीक है, तो इस फर्स्ट की जगह पे ये होना चाहिए था W+B। ठीक है, आंसर इसका फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट में ये आएगा W+B। फिर सेकंड कहता है, नंबर ऑफ एक्सेप्ट स्टेटमेंट कैन ए ट्राई ब्लॉक कैन हैव। तो ट्राई ब्लॉक जो है, ट्राई ब्लॉक आपका विदाउट एक्सेप्ट भी आ सकता है और विद एक्सेप्ट भी आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखा है 0, तो 0 तो कैन कहा ना उसने, कैन एक्सेप्ट, कितने कैन आ सकते हैं। यहां सिर्फ 0 लिखा है, लेकिन 0 से ज्यादा भी आ सकते हैं, तो ये भी नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, 1 से ज्यादा हो सकते हैं। एटलीस्ट वन भी नहीं होगा। उसने कहा एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, लेकिन बिना एक्सेप्ट के भी वो चलता है। फिर यहां लिखा है मोर देन 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, थोड़ा नियर बाय है। वैसे यहां अगर होता मोर देन 0, ठीक है, अगर यहां पर आता मोर देन 0 तो वो ज्यादा ठीक आंसर होता, लेकिन यहां पर ये मोर देन 1 है, तो क्लोजेस्ट आंसर आपका यहां पर यही बना है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको क्लोजेस्ट, आपको अप्रोक्सीमेटी देखनी है भी, क्लोजेस्ट आंसर कौन सा बन सकता है, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अब कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट द फॉलोइंग कोड, ट्राई, प्रिंट, एक्सेप्ट और प्रिंट। अब यहां पर प्रिंट A किया है, तो A की वैल्यू तो दी ही नहीं गई। ठीक है, तो A को प्रिंट कराने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां पर एरर आएगा। मतलब क्या आएगी, एक्सेप्शन। तो एरर तो होता नहीं, यहां पर आती है एक्सेप्शन। ट्राई ब्लॉक में लगाए ना, तो ट्राई ब्लॉक तो एक्सेप्शन जनरेट करेगा, एक्सेप्शन जनरेट करेगा तो एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जाएगा। एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखा है एक्सेप्शन अकर्ड, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन अकर्ड। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DBMS। DBMS की फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो क्या आ जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड आंसर। एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज इन द सिलेक्ट लिस्ट और डैश द क्लोज ऑफ सिलेक्ट। तो सिलेक्ट के साथ किस में आएगा, ये आता है सिलेक्ट में, ग्रुप बाय के साथ आता है एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं आपके पास। 6 क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सीक्वल टाइप। तो करेक्टर भी होती है आपके पास। ठीक है, करेक्टर भी है, उसके बाद आपके पास न्यूमेरिक भी होती है, वैरकर भी होती है, ये डेसिमल आपके पास नहीं है, तो डेसिमल इसका आंसर हो गया कि ये करेक्ट टाइप नहीं है। अब कहता है कि द गिवन क्वेरी कैन बी रिप्लेस्ड विद। अब ये गिवन क्वेरी है आपके पास, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 1। नेम सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय 1 टेबल से, जहां पर सैलरी लेस देन 10,000 है और ग्रेटर देन 9,000 और इक्वल। मतलब अगर सैलरी आपकी ये आपके पास कितनी है, 90,000 है, सॉरी 19,000। ठीक है, या तो 19,000 होगी, 19,000 से लेकर आपके पास ये कितनी हो सकती है, 1 लाख तक। ठीक है, कितनी हो सकती है, 1 लाख तक हो सकती है। 90,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, और इसके बीच में भी हो सकती है। ठीक है, तो कहता है कौन सी क्वेरी यहाँ पर चलेगी, तो लिखा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय 1 वेयर सैलरी बिटवीन दिस एंड दिस। अब यहाँ पर बिटवीन लगा है, तो इसकी जगह पे आप बिटवीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिटवीन में क्या होता है, पहले स्टार्टिंग रेंज आती है, उसके बाद लास्ट की रेंज आती है, लेकिन यहाँ पर लास्ट की रेंज पहले दी है और स्टार्टिंग रेंज बाद में दी है। बिटवीन हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग रेंज पहले दे दी और स्टार्टिंग रेंज आपकी बाद में है, और स्टार्टिंग रेंज जो है वो बाद में है और लास्ट की रेंज पहले है, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। फिर लिखा इन आप यूज कर सकते हो, लेकिन इन के बीच में एंड नहीं लगता। इन क्या है, इन में जितनी भी सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, वो सारी पॉसिबिलिटी हम लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं है भी आपने एक रेंज दे दी, रेंज
रेंज इनमें नहीं चलती, इनमें जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सारी पॉसिबिलिटी हमें इनमें लिखनी पड़ती है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। फिर कहता है सेलेक्ट फ्रॉम वन सैलरी बिटवीन दिस एंड दिस। अब ये आपका हो सकता है थर्ड, क्योंकि अब इसमें स्टार्टिंग रेंज पहले दे दी और लास्ट की रेंज बाद में दे दी, तो ये थर्ड आपका आंसर आ सकता है, ठीक है, यही थर्ड आएगा इसका आंसर, ठीक है। और फिर यहाँ लिखा है सैलरी लेस देन, अब यहाँ पर सैलरी इसने लिखा है सैलरी लेस देन 9,000, लेकिन सैलरी जो ऊपर आपके पास एक्चुअल कह रही थी उसमें ग्रेटर देन 9,000 थी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, ठीक है बात। अब ये कहता है सेलेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट डैश फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल्स टू प्रिंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू फाइंड द मीन सैलरी। मीन सैलरी के लिए आप यूज करते हो एवरेज फंक्शन, ठीक है बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास मीन कोई फंक्शन नहीं होता, एवरेज होता है, काउंट होता है और सम भी होता है, लेकिन आपको मीन निकालना है ना, तो वो आपको देगा एवरेज। अब कहता है what is the text function, which text function is used to make the string in upper case, तो यू केस फंक्शन है जो अपर केस में आपको कन्वर्ट कर देता है। What will be the output the following statement, अब यहाँ लिखा है select month name, ये डेट फॉर्मेट दिया, ईयर मंथ और ये डेट, तो 4 क्या है आपका अप्रैल है, और उसने नेम की फॉर्म में पूछा है, तो क्या प्रिंट होगा अप्रैल, क्योंकि ये 4 है। अब वो कहता है डैश इज एन ऑपरेशन विच इज यूज टू कंबाइन रो फ्रॉम वन और फ्रॉम टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन वन और मोर कॉमन फील्ड बिटवीन देम। तो जो आपके पास उसने कहा है टेबल को कंबाइन करना है, और कंबाइन क्या करना है, किसी कॉमन फील्ड के बेस पे करना है, ठीक है, कंबाइन करना है किसी कॉमन फील्ड के बेस पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपके पास दो टेबल को कंबाइन करता है, लेकिन यहां पर कोई कॉमन फील्ड के बेस पे नहीं करते, हम सारे की सारी एंट्रीज मर्ज कर देते हैं। लेकिन जॉइन आपके पास है वो भी टेबल को कंबाइन करता है, लेकिन वो एक कंडीशन के बेस पे, वो कंडीशन क्या होगी, एक कॉमन फील्ड होगा, ठीक है, तो जॉइन इसका आंसर आ गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वी कैन शेयर इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा और रिसोर्स, दोनों को हम शेयर करते हैं, डेटा को भी और रिसोर्स का मतलब प्रिंटर स्कैनर भी आप कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, तो थर्ड इसका आंसर आ गया बोथ ऑफ द अबव। डैश इज ए नेटवर्क दैट कनेक्ट डिवाइस प्लेस एट ए लिमिटेड डिस्टेंस, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो लिमिटेड डिस्टेंस में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो मैन आपके पास होता है, मैन आपकी एक सिटी में होता है, ठीक है, और वैन वर्ल्ड वाइड वेड होता है, ठीक है। अब आता मैक, मैक एक फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मीडिया भी, एम का मतलब मीडिया भी हो सकता है और मीडियम भी, लेकिन अगर दोनों आ जाए ना आपके पास, तो आप वहाँ पर लिखोगे मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। वैसे एम का मतलब होता है मीडियम एक्सेस कंट्रोल, कई बुक्स में मीडिया भी लिखते हैं, लेकिन अगर दोनों आ जाए, जैसे यहाँ पर दोनों है, तो आप क्लोजेस्ट आंसर क्या लिखो, मीडियम एक्सेस कंट्रोल। अगर किसी जगह पर मीडियम एक्सेस कंट्रोल नहीं है, कुछ और है, ठीक है, तो यहाँ पर आप मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी इसको कर सकते थे, ठीक है। अब ये कहता है विच लैंग्वेज इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेज, तो एक्सएमएल आपके पास नहीं होता, जावा आपके पास मतलब कि लॉजिक्स को या प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हो, सी भी प्रोग्रामिंग होती है, HTML आप वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हो, तो वेब पेज के लिए क्या आ गया, HTML। अब आपके पास है टू रीड द एंटायर रिमेनिंग कंटेंट ऑफ द फाइल एज ए स्ट्रिंग फ्रॉम ए फाइल ऑब्जेक्ट इन लाइन। अब पूरी आपको जो डेटा है ना वो स्ट्रिंग की फॉर्म में रीड करना है, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में कौन यूज़ करता है, रीड फंक्शन। रीड टू सिर्फ 2 कैरेक्टर या 2 बाइट को रीड करेगा, ये सिंगल लाइन को रीड करेगा, और ये रीड करता है कंप्लीट फाइल को, लेकिन ये आपके पास लिस्ट की फॉर्म में आता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग लिखा है तो रीड फंक्शन आ गया। वो कहता है द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ द दिस, तो प्रीफिक्स फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी, आपके पास ये लिखा हुआ है a-b/c मल्टीप्लिकेशन d एक्सपोनेंट e, ठीक है बात। तो जैसे आपके पास ये लिखा है ना, तो ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे पहले
एक्सपोनेंट की होती है आपके पास प्रायोरिटी, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की होती है, उसके बाद प्लस माइनस की आती है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो ब्रैकेट है आपके पास, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में आपके पास लिखा है मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट, लेकिन एक्सपोनेंट पहले सॉल्व होता है, तो एक्सपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो किस में करना है, पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में चला जाता है ना, तो ये आ जाएगा डी ई एक्सपोनेंट। अब ये भी एक ऑपरेंड बन गया, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन आ गया आपके पास, फिर आप लिखोगे a माइनस बी डिवीज़न, ठीक है। जब ये सोल्व हो जाएगा तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा c ऑपरेंड डी ई एक्सपोनेंट, ये ऑपरेंड आ गया, ये ऑपरेंड आ गया, फिर ये लास्ट में ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा अब एक ऑपरेंड बन गया। अब यहाँ माइनस है प्लस है, अब प्लस माइनस से पहले आपके पास डिवीज़न की प्रायोरिटी है, तो पहले आप डिवीज़न को करोगे, तो फिर लिखोगे माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे आपके पास ऑपरेटर बी, फिर ये पूरा सॉरी ऑपरेंड बी, फिर ये एक ऑपरेंड था, ठीक है, आपने ये लिख लिया, तो ये आ गया था, ये आ गया था कंप्लीट। फिर ऑपरेटर है डिवीज़न, तो डिवीज़न लिख देंगे। अब ये एक ऑपरेंड है और ये एक कंप्लीट ऑपरेंड है, फिर पहला ऑपरेंड बी, फिर ये कंप्लीट ऑपरेंड बी सी डी ई एक्सपोनेंट स्टार डिवीज़न और माइनस। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास। सॉरी, ये इसने प्रीफिक्स की फॉर्म में बोला था, ठीक है, मैंने ये पढ़ लिया पोस्टफिक्स, लेकिन इसने प्रीफिक्स की फॉर्म में बोला है। तो पोस्टफिक्स तो ये बन जाएगा, इसका प्रीफिक्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स में अब ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a माइनस बी, फिर वही ब्रैकेट ही सोल्व करोगे आप पहले, ठीक है, सी स्टार। अब ये आपके पास सोल्व होएगा ना, तो यहाँ पर इसका ऑपरेंड पहले आ गया, ठीक है बात। तो ऑपरेंड पहले आ गया, तो ये बन गया डी और ई। अब ये आपके पास बन गया, ठीक है। ब्रैकेट में अभी भी एक ऑपरेटर बचा है, उसको भी आप सोल्व करोगे, तो ये ऑपरेंड है, ये एक ऑपरेंड है, ठीक है। फिर आपने लिखा ये डिवीज़न है, यहाँ पर ये ऑपरेटर पहले आ जाएगा ना, तो स्टार सी एक्सपोनेंट डी ई, ये बन गया आपके पास एक ऑपरेंड। अब ये ऑपरेंड है, ये बीच में ऑपरेटर है, तो a माइनस सॉरी यहाँ पर अब ये ऑपरेटर पहले आ जाएगा ना, तो a ये डिवीज़न आ गया, ठीक है। यहाँ पर अभी भी माइनस है ये वाला, फिर ये ऑपरेंड आ गया b, फिर ये कंप्लीट ऑपरेंड आ गया c दिस डी ई। अब ये कंप्लीट एक ऑपरेंड बन गया। अब ये ऑपरेटर है माइनस बीच में, तो ये पहले आ जाएगा ऑपरेंड a, फिर माइनस आ गया पहले, फिर ये ऑपरेंड आ गया a, फिर ये कंप्लीट ऑपरेंड आएगा स्लैश b स्टार c एक्सपोनेंट डी ई। तो आंसर क्या बन गया आपके पास, ये आंसर आपके पास बन जाएगा a माइनस a है, फिर डिवीज़न b स्टार, ये सेकंड वाला आ जाएगा आपके पास, ठीक है बात। सेकंड इसका आंसर आ जाएगा इसके हिसाब से। तो अब उसने पूछा है द रिजल्ट ऑफ द इवेल्युएटिंग द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर अब आप देखें कि ऑपरेटर सबसे पहले किसके साथ लगाए, इन दोनों के साथ अटैच है, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों के साथ, क्योंकि आप पोस्टफिक्स में ऑपरेटर बाद में होता है ना, तो ऑपरेटर के आगे दो ऑपरेंड होने चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर के आगे दो ऑपरेंड होने चाहिए, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो आप इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस हो गया, कितना आ जाएगा 10, ये फिर मल्टीप्लिकेशन है 4, अब ये दोनों 9 डिवाइड 3 होगा, कितना आ जाएगा 3, फिर ये प्लस है और ये स्टार है, ठीक है जी बात। अब ये भी आपके पास सोल्व हो गया और ये भी सोल्व हो गया। अब ऑपरेटर इसके साथ अटैच है और इसके साथ अटैच है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना आ जाएगा 50, और ये आ गया आपके पास कितना प्लस होके 7। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन होके कितना आ जाएगा
350। ठीक है जी बात। तो ये सेकंड इस आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है जी बात। तो एक बार देख लेंगे इसको आप कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ पर अटैच था, ये सॉल्व हो गए, यहाँ पे अटैच था, क्योंकि ऑपरेटर बाद में होता है। ऑपरेटर के साथ वही चीज़ आप सॉल्व करोगे जहाँ पर ऑपरेटर के आगे दो ऑपरेंड होंगे। तो यहाँ पर ऑपरेटर था, ये इसके आगे दो ऑपरेंड थे, यहाँ पे ये ऑपरेटर था, इसके तो आगे दो ऑपरेंड थे। अब ये नहीं सोल्व कर सकते, ये नहीं सोल्व कर सकते, क्योंकि इनके आगे है ही नहीं दो ऑपरेंड। अब दो ऑपरेंड सिर्फ इसके आगे थे और इसके आगे थे, फिर बाद में बनते चले गए बाकी के आगे भी। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, काउंट फंक्शन इग्नोर डिस्टिंक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि काउंट फंक्शन के साथ डिस्टिंक्ट आता है आपके पास और ये इसको इग्नोर नहीं करता। डिस्टिंक्ट इग्नोर द डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, डुप्लीकेट इग्नोर कर देता है डिस्टिंक्ट वैल्यू को, लेकिन डिस्टिंक्ट जो काउंट है वो डिस्टिंक्ट को इग्नोर नहीं करता, लेकिन डिस्टिंक्ट डुप्लीकेट वैल्यू को इग्नोर कर देता है। तो थर्ड इसका आंसर आएगा यहाँ पर, सॉरी ये क्या आ गया आपके पास, काउंट इग्नोर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को इग्नोर नहीं करता काउंट, तो ए फॉल्स है, और डिस्टिंक्ट इग्नोर डुप्लीकेट को इग्नोर करता है। आर ट्रू है, ए फॉल्स है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। अभी कहता है ट्रू और फॉल्स। इंटरनल सॉर्टिंग इज अप्लाइड व्हेन द एंटायर कलेक्शन इफ डेटा स्टोर्ड इज स्मॉल इनफ दैट इज द सॉर्टिंग कैन टेक प्लेस विद इन मेन मेमोरी। वो कहता है अगर आपके पास डेटा कम है तो मेन मेमोरी में ही सॉर्टिंग आप कर सकते हो। बिल्कुल सही है। टाइम रिक्वायर्ड टू रीड एंड राइट इज कंसीडर्ड बी सिग्निफिकेंट इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। ये रीड राइट से आप परफॉर्मेंस नहीं निकालते, ये फॉल्स है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, तो ये थर्ड आंसर आ गया इसका। ठीक है जी बात। अब सेवंथ कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पर आपके पास ये कोड आ गया, x इक्वल टू 10 प्रिंट x एक्सेप्ट। अब x की वैल्यू 10 है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही कोड है, तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, कोई एरर नहीं आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 10, ऑप्शन फर्स्ट। अब कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। x क्या है, एक स्ट्रिंग है, यहाँ लिखा इफ़ नॉट टाइप x इज़ इंट। बिल्कुल सही है, x की टाइप इंटीजर नहीं है तो कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पर रेज हो जाएगी एक्सेप्शन, ओनली इंटीजर आर अलाउड, तो थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। पाइथन प्रोग्राम जो है वो .py से आप स्टोर करते हो, तो इसका आंसर है फर्स्ट। द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च। दो होते हैं, एक होता है BSF, एक होता है डेप्थ सर्च फर्स्ट। ठीक है, एक होता है BSF, एक होता है DSF। BSF का मतलब बेस्ट फर्स्ट सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च के लिए आप यूज़ करते हो Q, तो इसका आंसर तो Q है। लेकिन अगर आ जाए डेप्थ सर्च फर्स्ट, तो उसका आंसर होता है स्टैक। ये मैंने गलत लिख दिया, ये आ गया ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, BFS में तो आप यूज़ करते हो Q का, तो इसका आंसर तो Q है। लेकिन अगर आ जाए डेप्थ फर्स्ट सर्च, उस केस में यूज होता है स्टैक। कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन है, वो बेसिक है। तो वो कहता है की कौन सी इस्तेमाल हो सकती है एज ए प्राइमरी की, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय आईडी को आप यूज़ करोगे एज ए प्राइमरी की। विच एक्सेप्शन रेट व्हेन ए कलेक्शन एक्सीड मैक्सिमम लिमिट फॉर ए न्यूमेरिक टाइप। तो अगर आपके पास न्यूमेरिक टाइप एक्सीड कर जाती है तो एरर आता है ओवरफ्लो का। ठीक है जी बात। उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है 28। ठीक है, 28 में कहता है इफ स्टैक इन ए स्टैक इफ यूजर ट्राइज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक। अगर एम्प्टी स्टैक से अगर रिमूव करने की कोशिश करोगे तो एरर आएगा ओवरफ्लो। ए फाइल इज़ ए नेम्ड लोकेशन ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंडरी स्टोरेज पर स्टोर होती है, प्राइमरी होता है आपके पास रैम में स्टोर नहीं होती, हमेशा हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज पर यूज़ होती है। ठीक है,
इन अ कंप्यूटर कन्वर्टिंग ए डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग कहलाता है मॉड्यूलेशन। डैश इज पुटिंग एन एलिमेंट इन द अप्रोप्रिएट प्लेस इन ए सॉर्टेड लिस्ट इन ए लार्ज सॉर्टेड ऑर्डर लिस्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, अब कहता है ये कि एक्सपेंशन ऑफ SMTP, ये बेसिकली ये आपको दिख रहा है ना आई, ये आई की जगह टी है। ठीक है, तो ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आई दिख रहा है, टी है इसकी जगह पे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस सर्वर इज सपोर्टेड बाय पाइथन DB API। तो ये तीनों सपोर्ट करते हैं, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। तो मोडम, हब, स्विच इन नेटवर्क डिवाइस है, सैटेलाइट आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस है, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। विच एक्सेप्शन रेज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एट्रीब्यूट, रेफरेंस और असाइनमेंट। तो एट्रीब्यूट एरर आएगा आपके पास। ठीक है, और ये आप देख रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर चेंज हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये गलत प्रिंटेड हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। अब कहता है कि जो 35 यहाँ पर 35 का जो आंसर है वो एट्रीब्यूट एरर आएगा। अब कहता है विच इज़ द वैल्यू ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिस। तो आप ये खुद निकालेंगे, यहाँ पर इसको सोल्व करके देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, 2 4 के साथ लगाया प्लस। ठीक है, 2 4 के साथ लगाया प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 6 और 3 आएगा, 6 और 3 के साथ क्या आ जाएगा 6 3, यहाँ पर प्लस चला जाएगा ना, फिर माइनस आ जाएगा, फिर 3 - 6 कितना हो जाएगा -3। ठीक है, फिर आ जाएगा 6 और -3 और साथ में मल्टीप्लिकेशन, तो 18 आंसर आ जाएगा। आप खुद ही सॉल्व करके देखें इसको। ठीक है, फोर्थ आंसर आएगा इसका 36 का। स्विच इज़ ए डैश डिवाइस। स्विच एक यूनिकास्ट डिवाइस है, क्योंकि स्विच यूज़ करता है मैक एड्रेस को, तो वो एड्रेस देखकर ही किसी डिवाइस के पास डेटा को भेजता है। हाउ मैनी सेप्ट स्टेटमेंट कैन ए ट्राई ब्लॉक कैन हैव। तो यहाँ पर फिर ये मोर देन 1 है, क्लोजेस्ट आंसर है, लेकिन अगर मोर देन 0 होता तो ज़्यादा बेटर होता। इफ़ द एलिमेंट्स ABCD आर प्लेस इन ए स्टैक डिलीटेड 1 एट ए टाइम, इन व्हाट ऑर्डर दे रिमूव्ड। तो ये आपके पास स्टैक है। ठीक है, आपके पास एलिमेंट आए A, B, C और D। जब रिमूव करेंगे तो पहले D आएगा, फिर C आएगा, ठीक है, फिर B आएगा, फिर A आएगा। तो D, C, B, A। तो सेकंड इसका आंसर आ जाएगा D, C, B, A। तो फाइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर। तो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल को ह्यूमन बीइंग रीड कर सकता है, बाइनरी फाइल को तो रीड नहीं कर सकता। द फंक्शन ऑफ ए रिपीटर इज़ टू टेक ए वीक एंड करप्टेड सिग्नल एंड दैट्स इट। वो रिपीटर क्या है, वीक और करप्टेड सिग्नल को लेता है और उसको क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रीजनरेट। एम्पलीफाई नहीं करता, ये याद रखना, रिपीटर एम्पलीफाई नहीं करता, ये रीजनरेट करता है। व्हाट इज़ द एड्रेस साइज ऑफ IPv4। IPv4 का है 128 बिट और IPv4 का होता है 32 बिट। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 128 बिट। फाइल दैट रिक्वायर स्पेसिफिक प्रोग्राम टू एक्सेस इट कंटेंट्स। तो बाइनरी फाइल को आप एक्सेस करने के लिए किसका यूज़ करते हो, पिकल्स का, पिकल डॉट लोड, पिकल डॉट डंप का। तो ये स्पेशल बाइनरी का आंसर गया बाइनरी फाइल। ठीक है, विच द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज़ ए लीनियर टाइप। तो एरे, स्टैक, क्यू, ये तीनों ही लीनियर के टाइप हैं। ठीक है, अगर ट्री आता है ना यहाँ पर, तो ट्री आपके पास नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्टैक, क्यू और एरे आपके पास क्या होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डैश इज री अरेंजिंग पेयर ऑफ एलिमेंट विच एंड आउट ऑफ ऑर्डर अंटिल नो सच पेयर रिमेन्स। तो जब आपके पास रीअरेंज करते हैं ना आप आगे पीछे, तो वो कहलाता है एक्सचेंज। ठीक है बात। अब यहाँ पर एक कोड है, यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ थ्योरी, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना। ठीक है, और ये तीनों, ये जो चारों है ना, इन चारों को भी आप याद रख लेना। ये बेसिकली स्टैक की एप्लीकेशन है। ठीक है, और ये स्टैक के बारे में बताया गया है, सिर्फ आपको पढ़ लेना है और ये तीनों आपको याद कर लेना है, चारों याद कर लेने हैं, स्टैक की एप्लीकेशन है। ठीक है बात। तो यहाँ पर स्टैक के ऊपर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कोड है, ये फंक्शन है पुश, यहाँ पर ये कंट्री है और n इसकी वैल्यू है। कंट्री बेसिकली क्या है, एक लिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, ये एक
लिस्ट है, तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग हुई है, ये कंट्री, ये एक लिस्ट है, ठीक है। अभी एम्प्टी है, लेकिन इसमें यहाँ सी का मतलब क्या है, ये कंट्री ही है, बाय मिस्टेक लिखा है। यहाँ पर लिस्ट में आ गया इंडिया, यूएसए, यूके, कनाडा और श्रीलंका। तो ये कहता है फॉर आई इन रेंज, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ है और दिस है, तो एक फंक्शन ये आपके फॉर लूप चलेगा, आई 0 से लेके इसकी लेंथ कितनी है 5, तो यहाँ तक मेनली ये 0 to 4 जाएगा, क्योंकि ये 5 एलिमेंट है ना, तो 0 to 4 5 आ गए। अगर यहाँ पर 1 होता ना तो ये जाता 1 to 5, लेकिन अब ये 0 to 4 जाएगा। बेसिकली यहाँ पर लेंथ ऑफ सी माइनस 1 होना चाहिए था, ठीक है। अब ये कहता है, सॉरी, ये आप देखें, ये कंट्री जो है ना, ये एक लिस्ट है, ये एम्प्टी है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन में इसका कैसे यूज़ किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कंट्री, ये एम्प्टी है, तो फॉर लूप चला है इसके लिए, ये भी एक लिस्ट है और ये भी एक लिस्ट है, ठीक है। तो जो फंक्शन फॉर लूप चला है ना, वो इस लिस्ट के लिए चला है, और यहाँ पर बेसिकली 0 to लेंथ ऑफ सी माइनस 1 होना चाहिए था, लेकिन चलो इसने दे दिया यहाँ पर, तो हम कंसीडर करके चलेंगे 0 to 4 जाएगा, ठीक है बात। तो यहाँ पर पुश किया जा रहा है एलिमेंट्स को, ठीक है। अब वो कहता है यहाँ पर पुश किया आपने कंट्री में सी ऑफ आई, फिर प्रिंट किया। अब ये जो यहाँ से लेकर ये जो है ना कोड यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है बात। तो ये आप देख सकते हो, इंडिया है, फिर यूके है, फिर श्रीलंका है, तो ये कैसे आएगा? अगर आप पहले इसको प्रिंट कराओगे, फिर इसको कराओगे प्रिंट, फिर इसको कराओगे, मतलब अब यहाँ से आप सेकंड पे जंप कर गए, ठीक है, सॉरी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फर्स्ट से थर्ड पे जंप कर गए, थर्ड से फिफ्थ पे, मतलब 2 के गैप के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो रेंज फंक्शन, ये रेंज है ना, ये स्टार्ट तो स्टार्टिंग से होगा, लेकिन ये 2 के स्टेप से जंप करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, 2 आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाना चाहिए यहाँ पर 2, ठीक है जी बात। यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 2। तो जब ये 2 के उससे जंप करेगा ना, तभी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। पुश होता है स्टैक में आप वैल्यू डालने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंट्री में आप वैल्यू डाल रहे हो कौन सी, सी ऑफ आई की। सी ऑफ आई मतलब 0 है पहले, तो यहाँ पर इंडिया चला गया, इसमें प्रिंट हो गया इंडिया। फिर अब यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या है, यहाँ 0, फिर ये 1, 2 के जंप करके वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर वो 1 के स्टेप से जाता तो पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, लेकिन यहाँ पर 2 के स्टेप से जंप हो रहा है, क्योंकि आउटपुट हमें यही चाहिए ना। तो अगर आप 2 के स्टेप से जंप करोगे तभी आपके पास ये रिक्वायर्ड आउटपुट आएगी। तो फिर यहाँ पर फिर से चलेगा, फिर यूके आ जाएगा, यूके पुश हो जाएगा कंट्री में, फिर आपके पास फिर 2 का स्टेप का जंप आया, फिर श्रीलंका आ जाएगा, श्रीलंका पुट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए 2 आएगा, ठीक है। अब वो कहता है सेकंड, अब यहाँ पर करना है पॉप। अब पुश तो किया आपने कंट्री में, और किसकी हेल्प से किया, सी की, और 2 के जंप करके इंडिया, यूके और श्रीलंका आपके पास आ गया, ठीक है ये बात। अब वो कहता है दिस इफ स्टेटमेंट, यहाँ पर आप पॉप कर रहे हो, तो जब आप पॉप करोगे तो सबसे पहले आप चेक करोगे क्या आपके पास जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इफ़ के साथ क्या लगा है, अंडरफ्लो लगा है ना, तो अंडरफ्लो में आप क्या चेक करोगे कि आपके पास स्टैक एम्प्टी है तो नहीं, तो यहाँ पर वो चेक होगा। फिर एल्स है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो एल्स में जाएगा, रिटर्न कर देगा कंट्री को, तो जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं स्टेटमेंट पर, फिर फंक्शन कॉल होगी फॉर आई रेंज लेंथ कंट्री 1 प्रिंट, ठीक है। तो कहता है आउटपुट आना चाहिए श्रीलंका, यूके, इंडिया, अंडरफ्लो। अब इसके बेस पे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेबल कोड फॉर द ब्लैंक स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर ब्लैंक स्टेटमेंट 1 आ गई ये। अब आप पुश कर रहे हो, ठीक है, तो पुश क्या है, मतलब कि स्टैक में आप वैल्यू डाल रहे हो, तो ये एक लिस्ट है,
तो लिस्ट में अगर आप अपेंड फंक्शन को यूज़ करेंगे तो जो पहले डेटा है वो भी रहेगा और जो नया डेटा है वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 आपके पास यहाँ है ना, तो यहाँ पर कंट्री डॉट अपेंड का आप यूज़ करोगे तो 31 का आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है बात। अब वो कहता है फिल द स्टेटमेंट 2 टू इंसर्ट अल्टरनेट एलिमेंट फ्रॉम कंट्री लिस्ट। जैसे यहाँ पर आपके पास ये था स्टेटमेंट 2 ये है, ठीक है ना, आपके पास डिज़ायर आउटपुट ये थी, तो 2 के स्टेप से जंप करना, तो यहाँ पे क्या आ जाता है 2। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 में क्या जाना चाहिए था 2। और कहता है फिल द स्टेटमेंट 3 टू चेक द स्टैक इज एम्प्टी। यहाँ पर आ जाओ आप, ये आपके पास स्टेटमेंट 3 है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे अगर लेंथ कंट्री की 0 है, ठीक है, मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो लेंथ 0 ही आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टैक एम्प्टी है। तो कहता है फिल द स्टेटमेंट 4 टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। अब आपके पास स्टेटमेंट 4 कहाँ आएगी, ये है। ठीक है, कंट्री, अगर आप पॉप का इस्तेमाल करेंगे ना, ये आपके पास क्या है, आपके पास लिस्ट है, कंट्री लिस्ट मतलब कंट्री डॉट पॉप का इस्तेमाल करके आप वैल्यू को रिमूव कर सकते हो स्टैक में से। तो इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर है 3, इसका आंसर है 2, इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर है 4। ठीक है, अब वो कहता है फिल द स्टेटमेंट 5 टू कॉल द पॉप फंक्शन। अब पॉप फंक्शन आप कैसे यूज़ करोगे, पॉप कंट्री, क्योंकि यहाँ पर आप पॉप सी नहीं करोगे, पॉप कंट्री करोगे, क्योंकि आप यहाँ कंट्री का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो पॉप कंट्री आएगा यहाँ पर, और इस तरह से डिज़ायर आउटपुट आपके पास आ जाएगी। तो ये आपके पास था एक सैम्पल पेपर, क्या था ये आपके पास, सैम्पल पेपर 4। अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।